Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. And in today's session, we are going to read class 10th poem. The title of our poem is The Trees, composed by Adrienne Rich. So Adrienne Rich एक अमेरिकन पोएटेस, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट मतलब ये महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ लिखा करती थी, उनके बहुत फेवर में रहती थी। तो ये टाइटल पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि ये जो पोएम है वो पेड़ों के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सिंबॉलिक पोएम है और यहाँ ट्री जो है वो वुमेन को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो इस पोएम का लिटरेरी मीनिंग कुछ और है और रियल मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर ट्रीज जो है वुमेन को सिंबलाइज करते हैं। तो जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो पोएम का मीनिंग जो है आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बात ट्रीज की हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो पोइटेस हैं वो बात यहाँ पर वुमेन की कर रही हैं। तो ऑल्दो ये पोएम थोड़ी सी टफ है समझने में, लेकिन अगर आप लोग 2 या 3 बार इस पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। So I will explain you this poem in Hindi and we will discuss the difficult word meaning and the poetic devices that have been used in the poem. So let's start with the poem. Let us see the first stanza. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो वुमेन को सिंबलाइज कर रहे हैं, तो जहाँ पर ट्री है वहां पर आप वुमेन को इमेजिन कीजिए, और जहाँ ये जो फॉरेस्ट है ये हमारा क्या है, आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया। तो आइए पहले इसका लिटरेरी मीनिंग देख लेते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि वो पेड़ जो कि अंदर है, मतलब वो पेड़ जो घरों में है, अब वो बाहर की ओर मूव कर रहे हैं जंगल में। मतलब जो पेड़ अंदर घरों में लगे हैं अब वो बाहर जंगल की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, एम्प्टी मतलब होता है विदाउट एनी क्रिएचर, मतलब खाली वीराना। तो वो फॉरेस्ट जो कि इन दिनों बिल्कुल खाली थे, एकदम वीराना थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, और वहां पर कोई चिड़िया नहीं थी जो बैठ सके। ऑब्वियसली जब ट्री नहीं होंगे तो कोई चिड़िया बैठने के लिए भी वहां पर नहीं आएगी। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट नहीं था जो कि पेड़ों के अंदर जो तनों में छोटे छोटे से होल बना करके रहने लग जाते हैं, वो भी नहीं थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, सन मतलब सूरज, और बरी मतलब होता है छुप जाना या अंदर दब जाना। फीट यानी पैर, एंड शैडो मतलब छाया। तो अब ये कह रहे हैं कि सूरज भी अपने पैर छाया में नहीं छुपाता होगा। तो इसका क्या मतलब कि सूरज के तो पैर होते नहीं हैं। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि जब पेड़ों से सूरज की रोशनी छन छन के आती है, मतलब सूरज की जो रेज हैं वो आती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सूरज के पैर हैं। तो जब पेड़ नहीं है तो वहां उसकी शैडो में सूरज भी जो है, सूरज की रोशनी जो है वहां पर नजर नहीं आती। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, तो वो जंगल जो कि इन रातों से, इन सभी रातों से एकदम खाली पड़े हुए थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक क्या हो जाएंगे, पेड़ों से भर जाएंगे। तो आइए अब इसका रियल मीनिंग देख लेते हैं कि पोइटेस क्या कहना चाह रही हैं। वो ये कहना चाह रही हैं कि विमेन जो कि अभी तक घर के अंदर थी, अब वो आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया में निकल रही हैं। तो जैसा कि आजकल हो ही रहा है कि जो विमेन हैं वो पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए वो बाहर निकल रही हैं। तो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो बाहर निकल रही हैं, और ये संसार, ये दुनिया जो कि बिल्कुल खाली थी महिलाओं से, अब वो क्या है, वो धीरे धीरे भर जाएगी। अब वहां पर कोई बर्ड नहीं थी, कोई इंसेक्ट नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी दुनिया जिसमें कोई खुशी नहीं थी और वहां कोई रोशनी भी नहीं थी, और ये जो दुनिया बिल्कुल खाली थी महिलाओं से, अब वो सुबह तक क्या होगी, भर जाएगी, मतलब वहां पर महिलाएं आ जाएंगी। Moving on to the next stanza. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. रूट्स यानी जड़, वर्क यानी कि काम करना, डिसंगेज मतलब अपने आप को अलग करना, क्रैक्स यानी दीवारें, वरांडा फ्लोर, वरांडे की फर्श। तो पोइटेस ये कह रही हैं कि पूरी रात ये जो जड़ें हैं वो वरांडा की फ्लोर में, यानी वरांडा की जो फर्श में जो दरारें हैं उससे अपने आप को अलग करने की कोशिश करती रही।
तो ये इसका लिटरेरी मीनिंग था। आइए इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देख लेते हैं कि पोइटेस एक्चुअल में कहना क्या चाह रही हैं। कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को घर की कन्फाइनमेंट से अलग करने की पूरी रात कोशिश करती रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। लीव यानी पत्तियां। पत्तियां भी जो हैं वो आगे बढ़ने की स्ट्रेन यानी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं टूवर्ड्स द ग्लास। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो विंडो पैनल है, जो विंडो का जो शीशा है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि जो पत्तियां हैं वो भी कि विंडो में जो ग्लास लगा है उसकी ओर आगे की ओर बढ़ रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होता है टाइनी ब्रांचेस, एंड स्टिफ मतलब होता है अकड़ जाना, हार्ड हो जाना, एंड एक्सर्शन मतलब थकान। तो ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो भी थकान की वजह से क्या हो गई हैं, एकदम अकड़ गई हैं, हार्ड हो गई हैं। लॉन्ग क्रैप बग्स शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग यानी लंबी, एंड क्रैप मतलब होता है तंग, जिनका आकार जो है वो सीमित हो जाता है। और बग्स यानी कि ब्रांचेस यानी शाखाएं। शफलिंग मतलब होता है हिलना डुलना, टू वन पोजीशन टू अनदर मतलब कि लगातार एक और दूसरी ओर हिलते रहना। अंडर द रूफ यानी कि छत के नीचे। तो अब वो कह रहे हैं कि पत्तियां भी जो हैं वो विंडो पैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, उसकी ओर आगे बढ़ रही हैं। और छोटी छोटी जो टाइनी ट्विग्स हैं, छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, वो भी बाहर निकलने की कोशिश में बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं, टायर्ड हो गई हैं, थक गई हैं। और जो बड़े बड़ी जो शाखाएं हैं वो भी वो भी छतों के नीचे शफल कर रही हैं, इधर उधर हिल रही हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। तो पोइटेस से कहना चाह रही हैं कि विमेन जो है वो घर में कन्फाइंड हैं और वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज, न्यूली मतलब अभी नया और डिस्चार्ज मतलब छूटा हुआ, एंड पेशेंट मतलब मरीज। हाफ डेज मतलब होता है हाफ अस्लीप मतलब कि आधी नींद में होना। मूविंग मतलब आगे की ओर बढ़ना, क्लिनिक्स डोर यानी कि क्लिनिक के दरवाजों की तरफ। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक जो पेशेंट होता है जिसको अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है, मतलब जिसे अभी अभी हॉस्पिटल से या क्लिनिक से छुट्टी दी गई है, तो वो होता तो हाफ डेज में है मतलब कि आधी नींद में होता है। लेकिन उसे क्लिनिक से बाहर निकलने की इतनी जल्दी होती है कि वो बहुत तेजी से डोर की तरफ बढ़ता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से महिलाएं भी जो हैं वो घर के कंफाइनमेंट से इतनी ज्यादा परेशान हो गई हैं कि वो बहुत तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। कैसे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक पेशेंट जिसको अभी अभी डिस्चार्ज मिला है वो बहुत तेजी से बाहर निकलता है, भले ही वो आधी ही नींद में क्यों ना हो। Moving on to the third stanza, I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. तो अब पोइटिस यहाँ पे कह रही है आई सिट इनसाइड। आई यहाँ पे कौन है? पोइटिस। तो पोइटिस कह रही है कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द वरांडा, और मेरे रूम का जो डोर है, जो दरवाजा है, वो वरांडे की ओर खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं कमरे के अंदर बैठ करके लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। स्कैर्सली, स्कैर्सली मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, मतलब शायद ही या मुश्किल से ही। तो कह रहे हैं कि मैं लेटर तो लिख रही हूँ, अपनी फीलिंग्स लिख रही हूँ, लेकिन इन लेटर्स में मैं फॉरेस्ट का घर से बाहर की ओर डिपार्चर मतलब बाहर की ओर निकलना जो है वो मैं इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. फिर वो कह रही है नाइट इज फ्रेश, की जो रात है वो एकदम फ्रेश है, बिल्कुल तरोताजा है, ठंडी हवा चल रही है। द होल मून शाइन, और जो मून है वो चमक रहा है। अब यहाँ पे मून को जो है वो विमेन से कंपेयर किया गया है कि जो विमेन है वो शाइन करने को बिल्कुल तैयार है, जो फीमेल्स हैं वो शाइन करने के लिए तैयार हैं। इन अ स्काई स्टिल ओपन, उस आसमान में जो अभी भी खुला हुआ है, मतलब वो घर के बाहर निकल करके अपने काम करके वो अभी भी दुनिया में चमकने को तैयार है।
वो उस दुनिया में चमकने को तैयार हैं जो कि खुली हुई है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। लीव्स यानी पत्तियां एंड लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन मतलब फंगस या एल्गी जिसे हम लोग काई कहते हैं। तो जो ट्रीज होते हैं, जो नमी वाली जगह होती है, आप वहां पे देखते हैं कि हरे रंग के जो है वो छोटे छोटे से पेड़ या काई जो है वो जमने लग जाती है। तो इन पत्तियों की और इस लाइकेन की, स्काई की अपनी एक स्मेल होती है। तो पोइटेस ये कह रही हैं कि ये जो पत्तियां हैं और ये जो लाइकेन है, इसकी अपनी स्मेल है। और जो वो रूम में बैठी हुई हैं, तो उन्हें ये स्मेल आ रही है, मतलब कि वो इसकी स्मेल को अभी भी फील कर पा रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आवाज को फील कर पाते हैं जब वो कोई बाहर से आती है। ये जो पेड़ हैं, वो अपनी स्मेल से ये बता रहे हैं कि वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। Moving on to the last stanza, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. तो अब पोइटेस कह रही हैं कि जो मेरा हेड है, जो मेरा सर है, वो विस्पर्स से भरा हुआ है। विस्पर्स यानी होता है कॉन्वर्सेशन इन लो वॉइस, मतलब हल्की आवाज में बात करना। तो कह रही हैं कि जो पत्तियों और लाइकेन की जो स्मेल है, वो आवाजों की तरह, हल्के हल्के विस्पर्स की तरह उन्हें सुनाई दे रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल साइलेंट हो जाएगी, मतलब कि कल शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो जितने भी महिलाएं हैं वो बाहर चली जाएंगी, तो ये जो आवाजें हैं वो भी उन्हें नहीं आएंगी। लिसन, फिर वो कह रही हैं ध्यान से इन आवाजों को सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो विंडो पैनल है, जो विंडो का ग्लास है, वो टूट रहा है, क्योंकि जो पेड़ हैं, जो विमेन हैं, फीमेल्स, वो बाहर निकल रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना। तो ये जो ट्रीज हैं वो रात में बाहर निकल रहे हैं और वो लड़खड़ा के चल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, तो ये जो हवाएं हैं दौड़ करके उनसे मिलने के लिए जा रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, और मिरर यानी कि शीशे की तरह। तो ये जो मून है वो शीशे की तरह चिपका हुआ, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो इस मून के जो पीसेस हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, मतलब कि चमक रहे हैं। कहाँ से? जो टॉलेस्ट ओक ट्री है, मतलब कि जो ऊंचा सा ओक का पेड़ है, उसका जो क्राउन है, मतलब उसका जो ऊपरी भाग है, वहां से क्या है, मून जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये ऐसे क्यों कहा है कि मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर? जब हम किसी पेड़ से होकर के मून को देखते हैं, तो क्या होता है कि हमको जो मून है वो पूरा नजर नहीं आता, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। जहां जहां इस पेड़ की जो टहनियां हैं वहां से हमें मून नहीं दिख रहा है, और इसके आसपास से जहां पे ये टहनियां नहीं है, वहां से हमें मून दिखाई दे रहा है। उसकी रोशनी जो है वो हम तक आ रही है। तो पोइटर से कह रही हैं कि अगर हम ओक ट्री से देख रहे हैं जो ऊंचा सा है, तो वहां का जो ऊपरी हिस्सा है, जो इस पेड़ का जो क्राउन है, वहां से देखने पर हमें मून जो है वो चिटका हुआ, शीशे की तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके जो साइड साइड से जो मून का जो पार्ट है वो हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब मून की रोशनी जो है वो हम तक पहुंच रही है। So student, this was the Hindi explanation. Now we will discuss the poetic devices that have been used in the poem. तो सबसे पहले स्टैंजा 1 के पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राइम स्कीम। तो इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम। इसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इसके बाद में यहाँ पे द ट्री, यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? जब दो डिफरेंट चीजों की क्वालिटी को कंपेयर किया जाए। यहाँ ट्रीज को फीमेल की क्वालिटीज से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट हमें एनाफोरा यहाँ देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस आर स्टार्टेड विद सेम वर्ड। जब एक के बाद दूसरी लगातार आने वाली लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हों, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नो इंसेक्ट, नो सन, तो ये दोनों लाइन जो है वो नो से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एनाफोरा है। इसके बाद में हमें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब कोई नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे नो सन बरी इट्स फीट,
तो सूरज के कोई पैर नहीं होते, ना ही वो अपने पैरों को कहीं दफना सकता है। तो यहाँ पे सन को एक लिविंग बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट हमें इंजैपमेंट देखने को मिलता है। इंजैपमेंट, जब उनकी एक लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के एंड हो और वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो, तो उसे इंजैपमेंट कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना किसी पंचुएशन मार्क के लाइन एंड हो रही है, ये दूसरे में कंटिन्यू है। यहाँ पर भी बिना किसी पंचुएशन मार्क के लाइन एंड हो रही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इंजैपमेंट है। अब इस स्टैंजा को देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि पूरी पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसकी कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। तो स्मॉल ट्विग्स हैं, मतलब टाइनी ट्विग्स जो हैं वो थकान की वजह से अकड़ गई हैं, हार्ड हो गई हैं। और नेक्स्ट लाइन, लॉन्ग क्रैप बग्स शफलिंग अंडर द रूफ्स। तो जो लंबी टहनियां हैं वो भी रूफ के अंदर हिलडुल रही हैं, शफलिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर सिमले का यूज किया गया है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। अब यहाँ पे जो स्मॉल ट्विग हैं और लॉन्ग क्रैप बग्स हैं वो उसी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो है वो क्लिनिक के डोर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर सिमले है। अगेन यहाँ पे इंजैपमेंट हम देख रहे हैं। पोएम की लाइंस जो हैं वो बिना किसी पंचुएशन मार्क के एंड हो रही हैं। तो यहाँ पर इंजैपमेंट है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। Now, what is alliteration? Alliteration is repeated use of consonant sound in the starting of the two or more consecutive words. तो यहाँ पर हमें लॉन्ग लेटर्स, यहाँ पे ल साउंड रिपीट हो रहा है। देन फॉरेस्ट, फ्रॉम, यहाँ पे फ साउंड रिपीट हो रहा है। इसके बाद में स्काई, स्टिल, यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है। एंड लास्ट में लीव्स, लाइकेन, यहाँ पे ल साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर सिमिले है। इन द लाइन लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो यहाँ पर लीव्स एंड लाइकेन की जो स्मेल है जो आ रही है उसे आती हुई आवाजों से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिले है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो चैनल पे अपलोड है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जरूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पोएटिक डिवाइस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा, यहाँ पर हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। पेड़ जो हैं वो आगे की ओर लड़खड़ा करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रीज को, पेड़ों को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सिमिले का यूज हुआ है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो यहाँ पर मून इज बीइंग कंपेयर टू मिरर, मून को मिरर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर सिमिले है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोगों को पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। So thank you so much for watching my video.